पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिस कल्टीवेशन की वजह से उसने अपने वॉरियर रेल्म के 9th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब उसे मार्शल आर्ट रेल्म में पहुंचने के लिए थोड़ी सी ही और कल्टीवेशन बाकी है, जिसके बाद उसका चैलेंज उस डिसाइपल और उसके साथी से भी हो जाता है। जैसा कि यहाँ का ट्रेडिशन था, नए आए हुए डिसाइपल को पुराने डिसाइपल के साथ फाइट करनी पड़ती है और जो भी इस फाइट में जीतता है उसे काफी अच्छे पॉइंट दिए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वो कल्टीवेशन रिसोर्सेस में कर सकता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वहाँ पर जितने भी खड़े मास्टर होते हैं वो सभी ये सोच रहे होते हैं कि बातियान टैलेंटेड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे एक साथ दो लोगों के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो लग रहा है कि इसमें बातियान हार जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है एक साथ दो डिसाइपल को हरा देना, वो भी पुराने वाले जिन्हें यहाँ का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। और अगर वो यहाँ पर हार गया तो उसकी काफी बेइज्जती भी हो सकती है, क्योंकि वो खुद ही बढ़ चढ़कर दो लोगों से फाइट करना चाहता था और अब देखो वो उन दोनों के सामने हार चुका है। दूसरी तरफ वो डिसाइपल और उसका साथी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए बातियान को वहां पर हरा सके। इसके बाद वो डिसाइपल अपनी मिस्टीरियस वेन का इस्तेमाल करते हुए उसकी मदद से बातियान को ही पकड़ लेता है और उसके बाद उसका जो साथी होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बातियान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तब बातियान खुद को उस वेन से छुड़ाते हुए अपनी मॉन्स्टर स्पिरिट को वहां पर समन कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उस डिसाइपल का जो साथी होता है उसके ऊपर इतना भयंकर अटैक करता है कि वो वहां से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि बातियान के पास मॉन्स्टर स्पिरिट भी है, इसका इस्तेमाल करते हुए तो वो आसानी के साथ इन दोनों को यहाँ पर हरा सकता है। इसके बाद बातियान दोबारा अपनी मॉन्स्टर स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है उसे रोकने के लिए। जब वो डिसाइपल अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बातियान की तरफ पड़ता है तब बातियान अपनी मॉन्स्टर स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए इतना घसीट के उसके ऊपर अटैक कर देता है कि वो डिसाइपल वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है और अब उसकी भी हालत उसके साथी की तरह खराब हो चुकी थी। तब बातियान उन दोनों से कहता है, तुम लोगों के अंदर तो ना कोई हिम्मत है ना कोई ताकत है, तब भी मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम लोग किस बात का घमंड अपने अंदर रखते हो और यहाँ के नए आए हुए डिसाइपल को परेशान करते हो। तुम्हारी तो खुद ही कोई औकात नहीं है। तब ये सुनकर वो डिसाइपल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बातियान से कहता है, बस बहुत हो गया, ये कॉम्पिटिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अब मैं सच चखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो और उसका साथी जो होता है दोनों अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं और इस बार वो दोनों काफी ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन बातियान तो इस बार भी बड़ी ही आसानी के साथ उसके सारे अटैक को डॉच किए जा रहा होता है और जिस तरह से वो अटैक करता है उसी तरह से उसकी मॉन्स्टर स्पिरिट भी अटैक कर रही होती है, जिस वजह से वो दोनों मिलकर उस डिसाइपल और उसके साथी के जितने भी अटैक होते हैं उन सभी को आसानी के साथ रोक लेते हैं। दूसरी तरफ एक मास्टर सिक्स्थ एल्डर से कहता है कि आप देख रहे हैं कि बातियान यहाँ पर कैसे कैसे टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, इस टेक्निक को देखकर आपको क्या लगता है कि बातियान अभी कौन से लेवल पर होगा। तब ये सुनकर सिक्स्थ एल्डर कहते हैं, बातियान जी यहाँ पर टेक्निक यूज कर रहा है वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की है, इसलिए मेरे ख्याल से बातियान अभी वॉरियर रेल्म के कम से कम 9th लेवल पर तो होगा ही और थोड़ी देर बाद वो अपना मार्शल आर्ट रेल्म भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर बातियान इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। मुझे तो सच में लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ है जो बातियान को इतने अच्छे से और इतने आसान तरीके से कल्टीवेशन करना सिखाता है, जिसकी वजह से बातियान इतना जल्दी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है, वरना ब्रेक थ्रू करना किसी बच्चों का खेल नहीं है। तो वही बातियान अपनी मॉन्स्टर स्पिरिट के साथ उन दोनों का काफी अच्छे से मुकाबला कर रहा होता है, जहां वो दोनों अपनी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेते वो बातियान के सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहे थे। इस वजह से उन दोनों को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है कि आखिर हम इस बातियान के सामने टिक क्यों नहीं पा रहे। इसलिए वो दोनों उनके पास जो भी सबसे खतरनाक वाली टेक्निक होती है उसे एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था जिसका इस्तेमाल करते हुए वो बातियान को हरा सके। इसलिए वो जो डिसाइपल होता है वहां पर अपने बहुत ही भयंकर पावरफुल स्लैश अटैक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे वो सीधा बातियान की तरफ ही फेंक देता है। लेकिन वो अटैक बातियान को लगता इससे पहले ही बातियान एक लंबी सी कूदी मारकर उस अटैक के साथ आसानी से बच जाता है और वो अटैक उसके सामने से होते हुए निकल जाता है। लेकिन जब वो अटैक दोबारा से पीछे से आ रहा होता है तब बातियान अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस अटैक को वहां पर खत्म कर देता है। तो वहीं पर उस डिसाइबल का जो साथी था वो वहां पर अपने अर्थक्वेक फीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से उसका हाथ जो होता है वो काफी ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा था और वो उस चीज का इस्तेमाल करते हुए बातियान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर बातियान की जान ले सके। लेकिन तब बातियान वहां पर खुद की पावर को काफी ज्यादा एक्टिवेट करते हुए एक क्रिस्टल बॉल को समन कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो इतना भयंकर उस डिसाइपल के साथी के ऊपर अटैक करता है कि उस डिसाइपल के साथी का हाथ वहीं पर जम जाता है, जिसके बाद बातियान उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देता है और उसका हाथ जमने की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। इस चीज से तो वो ठीक तरह से खड़े भी नहीं हो पा रहा होता है। तब ये देखकर वो जो डिसाइपल होता है वो एकदम हैरान रह जाता है और वो दोबारा से बातियान के ऊपर अटैक करने के लिए उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तब उसे बातियान के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल
और निकलते हुए दिखाई देता है। ये देखकर उसे लगता है कि यहाँ पर बायथियान ने किसी न किसी लेवल को ब्रेक थ्रू किया है। लेकिन तब जो सिक्स्थ एल्डर होते हैं वो बायथियान को देखकर समझ जाते हैं कि बायथियान ने अभी यहाँ पर अपने मार्शल आर्ट रैम को ब्रेक थ्रू कर लिया है। बायथियान को तो सच में कोई जवाब ही नहीं, इसने यहाँ पर बैटल एरिना के बीच में खड़े खड़े ही अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। ऐसा तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। आखिर इसके पास पावर इतनी सारी कैसे आ रही है जो इतनी आसानी के साथ ही अपना ब्रेक थ्रू किए जा रहा है। इसके बाद बायथियान उस डिसाइपल से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करने में मदद किया, और अब शुक्रिया के बदले मैं तुम्हें एक छोटा सा इनाम देना चाहता हूँ। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस डिसाइपल के जो पैर होते हैं उसे वहीं पर जमा देता है, जिसके बाद वो इतना घसीट के उस डिसाइपल को पंच मार देता है कि वो डिसाइपल वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है और अब वहां पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसके बाद बायथियान उस डिसाइपल के साथी के पास आता है जो तो पहले से ही डरा हुआ था, और तब बायथियान वहां पर आने के बाद उसके पीछे घूमते हुए इतना घसीट के उसे किक मार देता है कि वो उड़ते हुए उस डिसाइपल के ऊपर ही जाकर गिर जाता है। और अब जाकर उस डिसाइपल और उसके साथी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो दोबारा फाइट करने के हिम्मत में भी नहीं होते हैं। इसलिए बायथियान उन दोनों के पास आकर कहता है, बताओ मुझे, क्या तुम अब यहाँ पर अपनी हार मानते हो? अगर हार मानते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा से मार मार कर तुम्हारी यहाँ पर हालत ही खराब कर दूंगा। तब ये सुनकर वो दोनों लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसलिए वो बायथियान के सामने झुककर उससे माफी मांगना शुरू कर देते हैं कि हमें माफ कर दो, हम यहाँ पर अपनी हार मानते हैं, बस तुम हमें यहाँ से जाने दो। क्योंकि यहाँ पर बायथियान ने उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया था, क्योंकि वो तो वैसे हार मानने वाले नहीं थे, और अगर यहाँ पर बायथियान ने उनके ऊपर थोड़ा और अटैक किया तो हो सकता है यहाँ पर उनकी जान ही चली जाए। इसलिए बायथियान ने उन्हें हिप्नोटाइज करते हुए उनसे जबरदस्ती उनकी हार मनवा ली होती है ताकि उनकी यहाँ पर जान बच जाए। इसलिए उनके माफी मांगने पर बायथियान उन्हें माफ कर देता है। इसके बाद बायथियान एल्डर के पास आकर कहता है, मैं ये फाइट जीत चुका हूँ, तो अब लाइए मुझे मेरे 2000 पॉइंट वाला इनाम दे दीजिए। इसलिए उसके सिक्स्थ एल्डर उसे 2000 पॉइंट वाला इनाम दे देते हैं और उससे कहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर तुम मुझे ऐसे ही और ज्यादा सरप्राइज करते जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पर काफी उम्मीदें लगाई हैं। मेरी उम्मीदों को कभी निराश मत करना और सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाना। अगले दिन बायथियान दोबारा से अपनी एकेडमी के अंदर आता है जहाँ पर उसे वो छोटी बच्ची दिखाई देती है। बायथियान उससे कहता है, कल तो मैं जल्दी निकल चुका था, तो मुझे बताओ कि तुमने आखिर किससे फाइट की और क्या तुम उस फाइट में जीती थी? तो वो छोटी बच्ची बताती है, कल मेरी फाइट सीनियर सिस्टर हान से हुई थी, वो काफी अच्छी थी, उन्होंने तो मुझ पर कोई अटैक ही नहीं किया। ये सुनकर बायथियान कहता है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वो दोनों मार्शल आर्ट पवेलियन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारी मार्शल आर्ट की अच्छी अच्छी टेक्निक रखी हुई है, क्योंकि उन दोनों को यहाँ पर सिक्स्थ एल्डर नहीं बुलाया था ताकि उन्हें अच्छी अच्छी मार्शल आर्ट टेक्निक दी जा सके। तब बायथियान को वहाँ पर वो लड़की भी दिखाई देती है जिसने उसे प्रपोज किया था और उसे बायथियान ने रिजेक्ट कर दिया होता है। तब वो बायथियान को देखकर कहती है, इतना ज्यादा हवा में उछलने की कोई जरूरत नहीं है, देख लेना वो दिन जल्दी आएगा जब तुम्हें कोई हराने वाला पावरफुल कल्टीवेटर आएगा और वो तुम्हें ऐसे हराएगा कि सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी। लेकिन बायथियान उसकी कोई बातों पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद वहाँ पर सिक्स्थ एल्डर आ जाते हैं जो उन चारों से कहते हैं, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी टेक्निक देता हूँ। उसके बाद वो सभी को मार्शल आर्ट पवेलियन के अंदर ले जाने लगते हैं जहाँ पर सभी को काफी सारी टेक्निक दिखाई देती है। तब उन सारी टेक्निक को देखकर वो छोटी बच्ची मास्टर से कहती है, क्या यहाँ पर सब मीडियम ग्रेड की ही टेक्निक है, एडवांस लेवल वाली मार्शल आर्ट टेक्निक यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तब ये सुनकर सिक्स्थ एल्डर कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, एडवांस लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक चाहिए तो यहाँ पर वो इस पवेलियन में तो नहीं है, उसके लिए तुम्हें दूसरे पवेलियन में जाना पड़ेगा। लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हारे पास पहले काफी सारे पॉइंट की जरूरत है, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पॉइंट होंगे तभी तुम वहां पर जा सकते हो, वरना ऐसे ही कोई भी उस मार्शल आर्ट पवेलियन के अंदर नहीं जा सकता। और उनके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।